हमारे बीच दिव्या ज्योति जी है जो शिक्षक पार्टी से जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है। आखिर इस चुनाव में आने का मुख्य वजह क्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रही है? आप सबको पहले मेरा नमस्कार। दरअसल मैं लगातार 25 वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। इसी बीच हमारा हर स्तर पर शिक्षकों से लगातार संवाद होता रहा और बार बार उन सब का डिमांड आया कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व, वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। हमारी आवाज़ को सरकार तक उठाने वाला, हमारी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक रखने वाला और हमारे हक की लड़ाई लड़के हमें हक दिलाने वाला कोई आवाज़, कोई मजबूत वॉइस हमारे पास नहीं है। और आप में हम उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप में हमारे यह ताकत मुझे दिखती है कि आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए आप हमारे लड़ाई के लिए आप पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आएँ और आप चुनकर जब सदन में जाते हैं तो हमारी हक की लड़ाई आप ज़रूर लड़ेंगे, यह विश्वास है। उन्हीं के इस भावना को कदर करते हुए उनके विश्वास पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं शिक्षकों की आवाज़ बन सकूँ और उनके हक की लड़ाई लड़ सकूँ। आप कह रही है कि न्यूनतम 50,000 मानसिक मानदेय सेवा सुरक्षा एवं प्रबंध करानी होगी, कैसे करा पाएंगे? क्या वाकई में ये शिक्षक को मिल पाएगा? देखिए, वित्त रहित शिक्षकों का मामला बहुत लंबा विषय है और एक समझिए कि 40 वर्षों से सरकार से वित्त रहित शिक्षक चले जा रहे हैं। आपको जब शिक्षा सेवा का विस्तार करना था, जब शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रसार करना था, तो आपने दान पर कॉलेज, स्कूल, महाविद्यालय खुलवाया और उसमें उस समय जो बेचारे एमए पास, पीएचडी, डॉक्टरेट किए हुए बहुत सारे जो विद्वान शिक्षक लोग थे गांव में और समाज में, वह उस वित्त रहित शिक्षण संस्थान में अपनी सेवा देना शुरू किए। आपने उनसे सारा काम करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और हर तरह का कार्य आप उनसे करवाते रहे, लेकिन उनके प्रति आपने अन्याय यह किया कि कभी उनको रेगुलाइज नहीं किया, कभी उनको मानदेय नहीं मिला। उनको न्यूनतम मानदेय एक मजदूर से भी ज़्यादा कम मानदेय पर उनको सेवा करने के लिए विवश किया गया। और उस तरह के प्रबुद्ध लोग जो अपना जीवन शिक्षा के लिए दे दिए, आज उनकी आर्थिक स्थिति यह हो गई कि उनके घर परिवार में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे मिलेंगे जिनके घर में 2 शाम का खाना भी बेहतर ढंग से नहीं बन पाते हैं, जिनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसका कोई ये नहीं है, जिनकी इलाज की व्यवस्था कैसे होगी, उनका कोई भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है। और वह यह आंदोलन 40 वर्षों से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मांगे 40 वर्षों से है और उनका जो भी प्रतिनिधित्व पहले करते होंगे, कभी उनकी मांगों को मजबूती से नहीं रखा गया और कभी सरकार ने उनके लिए कार्य नहीं किया। सेवा उनसे लेते रहे लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। मैं इसीलिए सरकार से निवेदन करती हूँ कि उनका कम से कम 50,000 रुपया मासिक मानदेय तय किया जाए। यह उनके हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए आवश्यक है। शिक्षक सम्मान निधि का गठन कह रही है, क्या तौर पे हो पाएगा ये वाकई में? बिल्कुल हो पाएगा, अगर करना चाहें तो क्यों नहीं हो पाएगा। शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसकी भविष्य निधि का मेरा तो एजेंडा है। मैंने एक 4 सूत्री मांग ही रखी है कि अगर हमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो मेरा पहला ही मांग होगा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए संरक्षण विधेयक मैं सदन में लाऊं। मेरा पहला मांग है। दूसरा है कि मैं उनके लिए भविष्य निधि, उनके सम्मान के लिए भविष्य निधि, सुरक्षा निधि का गठन कर सकूं और उस पर मैं व्यापक काम करूंगी। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि मैं इसको मूर्त रूप दे पाऊंगी। मेरा तीसरा योजना है कि उनके लिए समान वेतनमान, हर कार्य के लिए जो पारिश्रमिक उनको मिलता है वो जैसे सामान्य शिक्षकों को मिलता है, अस्थायी शिक्षकों को मिलता है, हर कार्य के लिए वित्त रहित शिक्षकों को भी उनको उतना ही वेतनमान और उनका मानदेय उनको दिया जाए। और चौथा कि उनका हर 3 माह पर उनका एक महापंचायत हो जिसमें कि वो अपनी मांगों को रख सकें, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और उनके साथ, उनके हक की लड़ाई में हम साथ रहेंगे। क्या अभी जो शिक्षक है वो अपना हक नहीं ले रहे हैं, क्या भीख ले रहे हैं? बिल्कुल, वो भीख ही दी जा रही है। वो समझिए कि न्यूनतम मजदूरी पर वह काम कर रहे हैं। एक डेली वेजेज मजदूर को भी जितना कम
राशि मिलता है उससे भी कम मानदेय पर वह काम करने के लिए विवश हैं। कई शिक्षक तो कुछ मिलता ही नहीं है, और लेकिन आप उनसे सेवा पूरा लेते हैं। आप जितना भी कार्य शिक्षकों से लिया जाता है, चाहे अभी टेबुलेशन का मैटर आ जाए, परीक्षा कॉपी जांच का मैटर आ जाए, सारे वित्त शिक्षक को लगा दिया जाता है। लेकिन न्यूनतम उनके लिए मजदूरी जो तय उनके लिए उसकी राशि तय की जाती है, उसमें भी दोहरी नीति है सरकार की। उनके लिए न्यूनतम वेजेस भी नहीं मिल पाता है उस कार्य के लिए उनको। तो ये कहेंगे कि भीख दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके साथ न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है और घोर अन्याय हो रहा है। शिक्षकों को तो आश्वासन मिल जाता है कि हम आपके साथ रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है कोई दुख दर्द शिक्षक को नहीं समझता, कोई जानने तक नहीं जाता है कि शिक्षक किस हाल में। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। जब सरकार लगातार किसी वैसे प्रतिनिधि को चुनिएगा जो लगातार चुन के आते रहें और वह बहुत बड़े नेता कहलाएं, खुद उनका विकास हो जाए, लेकिन जिनके लिए वो आए थे, जिनका प्रतिनिधि बन के आए थे, उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा, तो बिल्कुल सामान्य हर व्यक्ति, हर शिक्षक यह प्रश्न तो उठाएगा ही ना कि उनके हक की लड़ाई तो लड़ी ही नहीं गई। यही तो समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए तो लोगों ने, पूरा शिक्षक समुदाय ने, पूरा जो उनका एसोसिएशन है, उन्होंने हमारा नाम रेकमेंड ही नहीं किया, हमारे समर्थन में वो खड़े हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उन्होंने एक बार विश्वास दिलाया है, हमें अगर मौका मिलेगा हम काम कर कर दिखलाएंगे। यह प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, अगर हमारा काम उन्हें पसंद नहीं आएगा तो निश्चित रूप से अगली बार वो हमें मौका नहीं देंगे, और हम भी नहीं लगता है कि उनके पास हम कोई निवेदन करने जाएंगे और वोट मांगने जाएंगे। ये हमें महिला शिक्षकों की जो है पोस्टिंग जो है दूर दूर शहरों में हो जाती है, घर और गृहस्थी दोनों एक साथ संभालना उनके लिए कठिन हो जाता है, उनके लिए क्या कुछ खास करें? महिला शिक्षिकाओं के साथ तो बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आप यह भी जान लीजिए कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से 60% महिला शिक्षिकाएं हैं, और सरकार का यह जिम्मेवारी बनता है महिलाओं की सबसे पहले तो सुरक्षा। आप दूसरा चीज है कि वह एक तरफ परिवार की जिम्मेवारी है और दूसरी तरफ वो कार्य भी कर रही हैं। कार्य करना बिल्कुल, महिलाओं को भी काम करने के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए, करना चाहिए, और अगर वह अपने परिवार के आर्थिक मजबूती में साथ देती हैं तो यह बहुत बड़ा काम है। हाँ, वो दोहरी जिम्मेवारी में रहती हैं, एक तरफ परिवार चलाना है और एक तरफ उनको अपना काम भी करना है। तो वहाँ सरकार को देखना चाहिए कि उसको, महिलाओं को जिस पर कि अपने परिवार का, बच्चों का जिम्मेवारी है, उसको सहूलियत दे, उसको उसके इच्छा के अनुसार पोस्टिंग दे। वह एक नियम बनना चाहिए था कि उनको 5 से 10 किलोमीटर अपने घर के दूरी पर कार्यस्थल उनका होना चाहिए था, ताकि उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होती और उनकी सुविधा की भी गारंटी होती। महिलाओं की आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब 52 से आज तक, जब से MLC का इलेक्शन हो रहा है, कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया महिलाओं के लिए। अगर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लोगों ने, हालांकि मेरे ऊपर तो महिला और पुरुष सभी शिक्षक बंधुओं का समान रूप से मेरे ऊपर विश्वास है, महिलाओं का के लिए ज़्यादा खुशी की बात हो रह जाती है जब मैं उनके बीच जाती हूँ, तो उन्हें लगता है कि अब हमारी आवाज़ को मजबूती से रखने वाला कोई होगा। तो महिला शिक्षिकाओं के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्थानांतरण की पॉलिसी के लिए, उनके लीव के लिए, ये तीनों विषय पर काम करने की आवश्यकता है। साथ साथ मेरे एजेंडा में यह भी है कि हम महिलाओं को अतिरिक्त पारितोषिक अगर हम दिलवा पाए तो यह भी अपने एजेंडा में हम रखे हुए हैं, यह अधिकार भी उनको दिलवाएंगे। 2 दिन आप भ्रमण की मैडम, क्या लगा स्कूल में आपको जाकर? यह मेरे भ्रमण का दूसरा चरण है। विद्यालय जब खुला हुआ था पहले, उसमें भी लगभग 100-150 विद्यालय में भ्रमण कर चुकी थी। शिक्षक सशक्तिकरण मेरी यात्रा जो चल रही थी पिछले 8 अप्रैल से, उस समय से मैं लगातार भ्रमण पर हूँ। बीच में अभी छुट्टियाँ हुई, गर्मी की छुट्टियाँ हुई और विद्यालय बंद थे। जैसे ही विद्यालय खुला है, मेरा दूसरा चरण उसका शुरू हो चुका है। उसमें मैं परसों मनेर में थी, कल बिहटा में थी और आज भी ये तीसरा दिन है मेरा भ्रमण का। जब मैं भ्रमण कर रही हूँ, मैंने यह देखा कि पटना के बगल के क्षेत्र में आप रह रहे हैं और राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी है, हर्ट है पटना, लेकिन उसके बगल में जो विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना दयनीय स्थिति में है कि आप उसका बदहाली देखकर आपको मतलब चिंता हो जाएगी कि सरकार की उपेक्षा किस कदर हुई है शिक्षण संस्थानों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, वह आपको व्याप्त हो जाएगा। बहुत सारे विद्यालयों में मैंने देखा कि एक ही
क्लासरूम की कमी है, एक ही क्लासरूम में वो क्लास भी चला रहे हैं, लैब भी वहीं पर है, उनके लिए मीटिंग का कोई प्लेस नहीं है, स्वच्छ बोलिए कि आप वो शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, साफ सुथरा शौचालय नहीं है, और पानी की व्यवस्था कई विद्यालयों में देखा कि अभी भी नहीं है। अब ये तो एकदम निहायत जरूरी संसाधन है जो विद्यालयों में पहले मिलना चाहिए था। आप आधुनिकता की आज बात करिएगा, आज देश और दुनिया किस मुकाम पर जा चुका है, हर जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जा रहा है, और उसमें आप ना तो उनके पास क्लासरूम है पर्याप्त, कभी कभी कोई विद्यालय में आप देखिएगा 2 शिफ्ट में वो विद्यालय चल रहा है, और उनके पास भवन की कमी है, लेकिन विद्यालय चलाने के लिए मजबूर है। गांव के बच्चे संख्या अच्छा खासा है स्कूल में बच्चों का, लेकिन उनके पास भवन कक्ष नहीं है, ना लैब है उनके पास, ना लाइब्रेरी है उनके पास। लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है, डिजिटल लाइब्रेरी का अभाव है, स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं है। हम कैसे उम्मीद करते हैं शिक्षकों से आज के वातावरण में जहां एजुकेशन हाईटेक हो गया है, वो अपना इतना मिनिमम संसाधन के साथ वो अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। आज भी कई स्कूल जो है पेट के नीचे चलते हैं जी, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाए? यही तो सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अभी भी मैं वही बोल रही हूँ ना कि संसाधन का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अभी जहां हम मॉडल स्कूल, हर एक पटना का हर एक विद्यालय को मॉडल स्कूल होना चाहिए था, ताकि बाहर से कोई भी अगर आता तो आप दिखा सकते हैं कि हम मॉडल स्कूल के ये में हैं। मॉडल स्कूल का मापदंड क्या होता है? सही क्लासरूम होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ तो मिनरल वाटर मिलना चाहिए, मतलब फिल्टर्ड पानी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ये सभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है जब हम विद्यालय के परिसर में घूमते हैं। कई विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं पेड़ के नीचे चल रही है, बाउंड्री नहीं है, बहुत सारे स्कूल का में अभी भी बाउंड्री नहीं है, और आप हमारे कैसे जनप्रतिनिधि रहे होंगे उसका अनुमान लगा लीजिए कि 30 वर्षों से वह लगातार हैं, लेकिन वह पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किए, ये उनसे पूछने का विषय है, सरकार से पूछने का विषय है।